नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स के। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, पी क्यू आर का इधर हमें रेशियो दे रखा है 1/3, 2/3, 1/4। क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी माइनस आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू आर के जो रेशियो दे रखे हैं हमको, वो क्या दे रखे हैं, फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो फ्रैक्शन को हमें वैसे 2:3:4 होल नंबर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो ये दे रखा है 1/3, ये दे रखा है 2/3 और ये दे रखा है 1/4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, इसका हमें एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे है 3, 3, 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन को हर एक को। ठीक है, तो 12 से ये मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 से 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह ये 4 बार कटेगा और इधर आ जाएगा क्यू की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा पी रेशियो क्यू रेशियो आर क्या हो गया, 4:8:3 हो गया। ठीक है, अभी हमें q की वैल्यू क्या दे रखी है, 56 दे रखी है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, 8 की वैल्यू 56 दे रखी है। तो हम इससे 1 की वैल्यू निकालते हैं तो आता है 8, 7, 56, 7 आता है। हमसे पूछा क्या है, p माइनस आर पूछा है। तो p माइनस आर क्या होता है, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 4 - 3 1। तो 1 की ही वैल्यू हमको पूछ रखी है, जो कि हमने निकाल रखी है 7, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर दे रखे हो रेशियो, तो उनके एलसीएम से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अगला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसमें देखिए 1 डिवाइड है, ये 2 डिवाइड है। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 दे रखा है, नीचे डिवाइड में 2/3 + 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 3 + 1 4/3 हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे इसका, तो इससे 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस 1/3 हो जाएगा। ऐसे इधर हो जाएगा ये 2 प्लस, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 + 3 यानी कि 5/3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ एलसीएम इनका 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 का। ठीक है, तो अभी ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, तो अभी ऊपर वाले को भी लिख लेते हैं, 1 + 2/3 ये दे रखा था, और नीचे हमारा क्या निकला है, 4/5। ये पूरे की वैल्यू हमारी 4/5 निकली है, तो ये यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यार 3 + 2 यानी 5/3 ये आ गया, और इसके नीचे ये 4/5। तो ये देखो, नीचे वाले बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे, ये साइड वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो ऊपर नीचे वाले मल्टीप्लाई होकर पहुँच जाते हैं ऊपर, 5 × 5 = 25, और बीच वाले मल्टीप्लाई होकर आ जाते हैं नीचे, 3 × 4 = 12। तो आंसर हो जाएगा हमारा 25/12, 25/12। ठीक है, क्या किया हमने, पहले इसको, इस वाले पार्ट को, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, उसको अलग से सॉल्व कर लिया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मॉड पूछा है, आंकड़ों का मॉड पूछा है, यानी कि बहुलक। तो बहुलक वो वाली संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो देखते हैं 70 कितनी बार आ रहा है, 70 1, 2, 3 बार आ रहा है। 80 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 बार आ रहा है 80। और 65 देखिए, 65 भी आपका क्या था, 2 बार आ रहा है। और 90 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार हमको 75 एक ही बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, इसलिए हमारा इसका बहुलक 70 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पता होगा तो बहुत ईजी हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, x का इसको हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है। इनका रेशियो दे रखा है, x का रेशियो इसके साथ है और इसका इसके साथ है। तो इसको कैसे करते हैं, x को x/1 लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो दे रखा है 3/7, तो 3/7 को इसके नीचे लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7/9। दूसरे रेशियो को डिवाइड में लिख लेंगे 5/9 के। तो इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/5। और इधर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 7
x से मल्टीप्लाई होगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ नीचे 1/3 3 हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा। तो इधर आ रहा है 7/5 के इक्वल हो रहा है ये, ठीक है। तो इस 7 से ये डिवाइड में जाएगा तो 7 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा 3/5 हो जाएगा। इसमें किया गया है हमने, ये रेशियो होता है उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं। यहाँ ये वाला रेशियो था उसकी जगह ये डिवाइड आ गया, और इस वाले की जगह ये इक्वल टू का साइन आ जाता है, बस फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया है, देखते हैं। हिंदी में पढ़ते पहले। तो n के पास k से p रुपए अधिक हैं, तो यहाँ पे n कोई व्यक्ति है और k कोई व्यक्ति है, तो वो कह रहे हैं n के पास p रुपीस ज्यादा हैं, अधिक हैं k से। तो अगर n k को मैं अगर x मानूं, k के पास ये कितने रुपीस दे रखे हैं, x रुपीस है, तो n के पास क्या है, p रुपीस ज्यादा है, तो n के पास क्या हो जाएंगे, x प्लस p हो जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, n के पास k से p रुपीस अधिक हैं, तो अगर k के पास x है, ये हमने माना है, तो n के पास क्या हो जाएंगे, p। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, n हैज रुपीस p मोर देन k, तो जितने k पे हैं उससे n के पास p ज्यादा है, तो k के पास अगर x है तो n के पास क्या हो जाएंगे, x प्लस p हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। n और k के पास कुल मिलाकर उपलब्ध राशि है q, तो जो इनके पास दोनों की राशियों को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस p, और उसमें अगर मैं x जोड़ देता हूं, तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, q के बराबर दे रखा है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, टोटल अमाउंट अवेलेबल विद n एंड k इज रुपीज q, तो दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, q है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस p इक्वल टू q। पूछा गया है k के पास कितना पैसा है, हाउ मच डज k है, तो k को हमने क्या माना था, x, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। p q के टर्म्स में आएगा, ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2x हो जाएगा q माइनस p, और x हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा इसके, q माइनस p डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो q माइनस p डिवाइड बाय 2 क्या है, ऑप्शन डी है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या किया है हमने, इसमें ये लैंग्वेज का खेल है पूरा, तो इसमें n और k क्या है, ये व्यक्ति हैं, p जो है हमारे ये पैसे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये वेरिएबल दे रखे हैं x y z, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है, नंबर में होता है 100 रुपये 20 रुपये तो आसान सा लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज 72, फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, रेट दे रखा है, दर दे रखी है ब्याज की 8%, और पहले वर्ष की जो हमारी दे रखी है ब्याज वो 72 दे रखी है। तो पहले वर्ष जो ब्याज मिलती है अगर वो 8% है, तो 8% अगर ये ब्याज दे रखी है हमको 72, तो जो 100% होगा वो उसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होगा, ठीक है। 100 पर अगर 8% ब्याज है तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 को इससे काटूंगा तो क्या आएगा, 1% की वैल्यू आ गई 9, तो 100% की क्या हो जाएगी हमारी 900 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं दूसरे वर्ष के लिए ब्याज राशि, 2 वर्ष के बाद नहीं, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष की पूछी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, इसका पहले 8% है तो इसका 8% निकालेंगे, तो इसको 8% निकालने के लिए क्या करेंगे 8/100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 8 में 72 आ जाएगी पहले साल की, जो हमारी वैसे भी आ रही थी, ठीक है। इसी तरह दूसरे साल भी कितनी आएगी इसकी, 72 रुपये आएंगे। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो ये जो पहले साल जो हमारी ब्याज मिली है उस पर भी हमें क्या निकालना, इसका भी निकालना पड़ेगा, 8% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 8% क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 7 56 और 1 57, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 0 लगे थे तो ये 2 के बाद 5.76 हो जाएगा। अब हम ये जो है इसको हटा देता हूं मैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये टोटल क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मैं ये देखता हूं 72, इन दोनों को देखता हूं
तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और अगर मेरे को सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जानना है खाली, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर का, खाली सेकेंड ईयर का है। तो ये कितना हो जाएगा, 72 में 5 जोड़ूंगा तो 77 होता है, तो 77.76 कौन सा, ये सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। सेकेंड ईयर दे रखा था, 2 ईयर नहीं दिया था। ठीक है, सेकेंड ईयर दे रखा था 2 ईयर, 2 साल की नहीं, यहाँ दूसरे वर्ष की दे रखी है, इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 लैपटॉप खरीदे गए हैं, प्रत्येक रुपए 15,000 का, हर एक 15 लैपटॉप खरीदे हैं और हर एक लैपटॉप कितने का है, 15,000 का है, और इतने में बेचे गए हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीपी निकाल लेते हैं। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा हमारा, 15 खरीदे हर एक 15,000 का, तो ये हो जाएगा 15 से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर याद होना चाहिए, 15 का स्क्वायर 225, आगे 1000। ठीक है, ये सीपी हो गया। एसपी कितना ये दे रखा है, 2.97 लाख, यानी कि 2 इतना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या है, सीपीएसपी दे रखा है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और बाकी ये 1000 आ गए। ठीक है, और किस पे निकालेंगे, हम निकालेंगे ये सीपी पे, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 3 0 से गए, ये 3 0। अब ये देखिए 225 जो होता है वो क्या होता है, 25 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 4 से करता हूँ तो 100 आता है, 8 से करते हैं तो 200 आता है, और 9 से करते हैं तब ये 225 आता है। ठीक है, 25 के ये मल्टीप्लाइज याद रखने चाहिए आपको, काफ़ी फायदा होता है इससे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये 9 किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा ये 8 बार में, और ये 25 4 से मल्टीप्लाई होता है 100 होता है, ये याद होना चाहिए 4 बार में, तो ये 8 का 4 से मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर हमारा 32 आ जाता है। ठीक है, 32% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सीपीएसपी निकाल लिया था बस, और फिर प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले से हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन टाइम वर्क का है। तो दे रखा है डी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, ई कैन डू द सेम वर्क इन हाफ डेज। तो डी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, और जो ई है वो उसी काम को आधे टाइम में कर रहा है, मतलब अगर ये 18 में कर रहा है तो ये कितने में करेगा, 9 में करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 18 और 9 का एलसीएम 18 ही हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी। अब पूछ क्या रहा है, काम को एक साथ पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो टोटल वर्क को जो 18 है उसको डिवाइड कर देंगे, दोनों एक साथ काम करने हैं तो दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 को प्लस करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6। ये क्या होता है, टोटल वर्क, और नीचे क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, जिसका पूछा जाए, अगर डी का पूछा जाता तो इससे डिवाइड कर देते, ई का पूछा जाता तो इससे डिवाइड कर देते, दोनों का पूछा इसीलिए दोनों को जोड़ के उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ डिपॉजिटेड 8% पर एनम, ये रेट दे रखा है, 8 साल दे रखी है, इज 16,000। तो ये 16,000 मूलधन नहीं है, ये क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। इनने पढ़ देते एक बार, 8% प्रति वर्ष ये दर दे रखी है, की दर दे रखी है, 8 साल का समय दे रखा है, कि जमा की साधारण ब्याज दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, साधारण ब्याज हमें 16,000 दे रखी है। तो हम पहले आगे दे रखा है 2 वर्ष के लिए उपरोक्त ब्याज दर के 1/4 पर समान राशि पर चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है। तो चक्रवर्ती ब्याज हम तभी निकाल पाएंगे जब हम मूलधन निकाल पाएंगे, तो मूलधन निकालते हैं। तो ये एसआई का फॉर्मूला होता है, आगे पहले एसआई दे रखा है तो उसका एसआई के फॉर्मूले से हम निकालते हैं, पीआरटी दे रख अपॉन 100। ठीक है, तो पी निकालना है हमको, एसआई की वैल्यू हमको दे रखी है 16,000। ठीक है, ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है 8, और टाइम भी 8 ही दे रखा है, और नीचे ये 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये 16 से मैं इसको काटता हूँ, 8 64 होता है, तो ये 4 बार में जाएगा, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद ये 4 को मैं जानता हूँ कितनी बार होता है,
100 क्या होता है 25 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है, क्या होता है 100 क्या होता है 25 × 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में बहुत बार यूज होता है, याद रखना है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 25 का मल्टीप्लाई उधर इधर क्या रह गया 1000 रह गया, तो P की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 25,000 आ गई है। फॉर्मूले में डाला है सिर्फ वैल्यू। आगे क्या पूछा गया, 2 वर्ष के लिए उपरोक्त ब्याज पर, मतलब सेम ब्याज कितनी 8% पर, 8% के 1/4 पे। तो अभी जो हम रेट यूज करने वाले हैं वो क्या है 8 का 1/4 यानी कि 2%। ठीक है 2% यूज करने वाले हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए। ठीक है तो वही यूज करेंगे हम। CI निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका 2% निकालेंगे। तो 25,000 का ये पूरा है, तो इसका 1% निकालने के लिए क्या होगा 2 जीरो कट जाएंगे 250 हो जाएगा, और 2% क्या हो जाएंगे 1 का डबल 500 हो जाएगा। ठीक है क्या किया मैंने, अगर इसका 1% निकालना है तो 2 जीरो कट जाएंगे 250 रह जाएगा। हमें कितना निकालना है 2, उसका डबल तो 500। इसी तरह अगले साल का क्या हो जाएगा भी 500 हो जाएगा। अब इसका 2% कितना होगा, 2 जीरो कटेंगे और 5 दूनी 10 आ जाएगा। 500 का क्या किया हमने, 500 का भी 1% हो जाएगा 5 और 2% क्या हो जाएगा 10। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 500, ये ही टोटल जो है ये क्या है इसका CI हो जाएगा। तो 500 500 1000 और 10 1010 ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है क्या किया हमने, पहले इसके P निकाल लिया, मूलधन निकाल लिया, उसके बाद ये वाले टेक्निक से हमने CI निकाल लिया इसका। ठीक है अगला क्वेश्चन में हमें चौथा समानुपाती निकालना है, 4th प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसमें ये पहले भी मैं एक पेपर करा चुका हूँ, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो इसको चौथे को x मान लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या चलती है, 14 का x से मल्टीप्लाई करते हैं वो बराबर होता है 6 का 28 से, मतलब साइड वालों का मल्टीप्लाई जो होता है वो बराबर होता है बीच वालों के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक 28 है ये, तो ये 28 से 14 दो बार कट जाएगा 14 से 28। ठीक है 6 दूनी 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है तीसरा समानुपाती अगर इसमें पूछा होता, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं 4 6 8 नहीं, ये पूछा जाता कि तीसरा समानुपाती निकालना है तीसरा, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, बीच वाले का कर देते हैं हम स्क्वायर और जो साइड वाले हैं उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये क्या है 3rd प्रोपोर्शनल है, ये 3rd प्रोपोर्शनल या फिर तीसरा समानुपाती कहते हैं इसे। तो 4x से मल्टीप्लाई कर देते, x की वैल्यू क्या आ जाती है इसमें से 2 से ये कटता 2 से ये कटता 3 3 9 आंसर आ जाता। ठीक है तो ये चौथा और तीसरा समानुपाती काफी पूछता है रेलवे में, ध्यान रखना है। ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQR कैन डू अ वर्क इन 10 15 एंड 30 डेज। तो P किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, Q कर रहा है 15 दिन में, और R जो कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है। PQR किसी काम को 10 15 और 30 दिन में कर रहे हैं। P रोजाना काम करता है, Q और R मिलकर पहले दिन से शुरू होने हैं, तो शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में P से जुड़ते हैं। ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला दिन जो है, ठीक है तो पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसका टोटल वर्क निकालने के लिए क्या हो जाएगा, LCM इनका 30 हो जाएगा, तो 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 से इसका 1 से। ठीक है ये क्या है एफिशिएंसी आ गई, ये इनका सबका क्या है PQR का 1 दिन का काम आ गया, क्या है 1 दिन का काम है ये। ठीक है तो अगर मैं ये मानता हूं कि हमें टोटल क्या है 30 लड्डू बनाने हैं, तो P क्या है रोज 3 लड्डू बना रहा है, Q रोज 2 बना रहा है, और R क्या है 1 बना रहा है। ठीक है आगे की लाइन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। P रोजाना काम करता है, ठीक है P तो रोजाना काम करता है, लेकिन Q और R मिलकर क्या कर रहे हैं, पहले दिन से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में P से जुड़ते हैं। तो मतलब क्या है, पहले दिन P तो रोज काम कर ही रहा था, लेकिन Q और R क्या है पहले दिन जुड़ जा रहे हैं, लेकिन अगले दिन नहीं जुड़ेंगे। तो अगर ये पहला दिन है तो दूसरे दिन नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वैकल्पिक दिन, वैकल्पिक यानी कि ऑल्टरनेट डे। इसका मतलब ये है एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे। तो पहले दिन क्या है, मतलब तीनों काम करेंगे, दूसरे दिन P अकेला काम करेगा, फिर तीसरे दिन तीनों काम करेंगे PQR, फिर चौथे दिन P अकेला काम करेगा। तो ऐसा चलने वाला है,
ठीक है। तो पहले दिन अगर तीनों काम साथ करेंगे तो टोटल कितने लड्डू बनाएंगे, 3, 2 और 1, यानी कि टोटल 6 लड्डू बनाएंगे। पी अकेला कितने लड्डू बना देता है, 3 बना देता है। ये फिर 6 होने वाला है और फिर ये 3, तो ये ऐसी साइकिल चलने वाली है, ठीक है। तो इन 2 दिन का देखता हूं मैं, 2 दिन के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, तो 2 दिनों में कितने लड्डू बन रहे हैं, 2 दिन में बन रहे हैं कितने लड्डू, 6 और 3 9 बन जा रहे हैं, ये 9 है, ठीक है, 9 बन जा रहे हैं। तो अब मुझे 30 बनाने हैं, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 दिन में इतने बनने 9, तो 6 दिन में कितने बन जाएंगे, तो 9 3 27 बन जाएंगे। अब मैं 4 से कर देता तो क्या हो जाता, 9 चौक 36, तो वो 30 से ऊपर हो जाते, इसीलिए मैंने क्या किया, सिर्फ 3 तक ही गया मैं, ठीक है। मतलब क्या है, 6 दिन में 27 लड्डू तो बन जाएंगे, ठीक है। अब बचे जो 3 लड्डू हैं, 30 बनाने थे, 27 बन चुके हैं, तो ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, 7वां दिन जो आएगा, 7th डे, तो इस दिन कौन काम करेगा, पी क्यू आर तीनों आएंगे एक साथ। मतलब पहले दिन पी क्यू आर आए, अगले दिन पी अकेला, फिर पी क्यू आर, फिर पी अकेला, फिर पी क्यू आर, फिर पी अकेला। तो 7वां जो दिन होगा उस दिन कौन आएगा, पी क्यू आर तीनों आएंगे। और बनाने हैं 3 लड्डू, और तीनों मिलकर एक दिन में कितने बनाते हैं, 6। तो उससे मैं इसे कर दूंगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 1/2, यानी कि हमें टोटल दिन कितने लगे, 6 दिन में तो 27 बना दिए, और आधे दिन में क्या बना दिए हमने, बचे वो 3 बना दिए, इसीलिए हमें टोटल दिन कितने लगे, 6.5। ये हमारे 30 लड्डू बनाने का सी आंसर हो जाएगा, 6.5, 6 सही 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमें टोटल कितने दिन लगे, 6.5, यानी कि 6 सही 1/2 सी आंसर, ठीक है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं एक बार, तीनों को हमने टोटल वर्क निकाल लिया, फिर यहाँ ये दे रखा था क्यू आर जो है, यहाँ पे ये याद रखने वाले पहले दिन से ही जुड़ जा रहे हैं, पहले दिन से जुड़ जा रहे हैं, और फिर वैकल्पिक दिन, अगर पहले दिन से नहीं जुड़ते तो पहले पी आ जाता, उसके दूसरे में पी क्यू आर आ जाता, ठीक है। तो ये पहले दिन वाला ध्यान रखना है, नहीं तो गलती होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 7 मीटर, तो ग्राउंड का रेडियस 7 मीटर दे रखा है, और उसकी विड्थ दे रखी है 3.5, मतलब क्या है, 7 मीटर की त्रिज्या दे रखी है, वृत्ताकार मैदान है, और उसको 3.5 मीटर की चौड़ाई भी दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया 7 मीटर की त्रिज्या वाला ग्राउंड। अब इसके बाहर एक और ये दे रखा है, तो इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3.5, ये जो है वो 3.5 मीटर है, और ये 7 है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं पथ, जो बाहर पथ बन रखा है, मैदान के बाहर जो पाथ बन रखा है उसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो इसमें क्या करेंगे हम, बड़ा वाला जो सर्कल बन रहा है, बड़ा वाला जो वृत्त बन रहा है, उसमें से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर, ये बड़ा आर क्या हो जाएगा, 7 में 3.5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10.5। इसी 10.5 को क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर, तो छोटा आर क्या है हमारा 7 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में से 22/7 जो है कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब क्या है, ये 10.5 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7। अब 10.5 का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ 10.5 को ऐड करूंगा 7 में, तो यह आएगा 17.5, और माइनस करूंगा तो आ जाएगा 3.5, ठीक है। अब 3.5 क्या होता है, ये हमारा 7/2 लिख सकते हैं, 7 का आधा होता है, तो ये 7 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब 11 का मल्टीप्लाई 17.5 से करना है हमें, तो इसको
करेंगे तो ये आएगा 2 1 7 8 1 9, तो ये हो जाएगा 192.5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बड़े वाले एरिया में से हमने छोटा वाला एरिया माइनस कर दिया है। ठीक है, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वेराइटीज ऑफ राइस ए एंड बी, तो 2 वेराइटी है, एक 210 रुपये प्रति किलो है, एक 280 है, दोनों को 3:4 में मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, और बेचा जा रहा है 260 रुपये प्रति किलो। तो क्या 210 का एक 280 वाला है, दोनों को 3:4 में जो मिक्स किया जा रहा है और फिर बेचा जा रहा है। तो हम दोनों को मिक्स करने के बाद कितने रेट का आएगा वो निकाल लेते हैं। तो एक इधर ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये कितना है 210 वाला है, 280 वाला ये। ठीक है, तो इनको जोड़ा कितने उसमें जा रहा है, 3:4 में जोड़ा जाता है, इस 3:4 में मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज होती है ये जो आती है, इनको मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का हम अंतर लेते हैं, कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो इस 70 को हमें क्या करना है, 3:4 में बांटना होता है। ठीक है, 3:4 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो मतलब 7 की वैल्यू 70 दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या है हमारी 7 है। ठीक है, 10 है, सॉरी 10 है। ठीक है, एक की वैल्यू 10 है, तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3, मतलब ये हमें किस अनुपात में हमने बांटा इसे 3:4 में, तो मतलब कि कितना बांटा होगा 30-40 बांटा होगा। ठीक है, ये बीच वाली वैल्यू होती है, दोनों को मिक्स करने के बाद कितनी वैल्यू आई है, तो ये बड़ा होता है, उसमें से इसे माइनस करते हैं तो ये आता है, और छोटे वाले को इसमें से माइनस करते हैं, यानी क्या है, बड़े में से इसको माइनस किया तो 30 आया, और इसमें से इसे माइनस किया तो 40 आया। तो 280 में से मैं किसको माइनस करूंगा तो 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 250, 250। ठीक है, और 250 में से 210 को माइनस कर रहे हैं तब भी 40 आ रहा है। तो मेन क्या बात याद रखने वाली है, जो इनका अंतर होता है उसको हम नीचे जो अनुपात दे रखा है उसमें बांटते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमारा सीपी हमें पता चल गया किस रेट में हमने खरीदा है, मतलब हम ये 250 हो गया, और एसपी हमको दे रखा है किस रेट में बेच रहे हैं हम 260 में। तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है 10 का, और कितने पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है 250 पे हो रहा है, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कड़ा, 25 का हमें पता है 100 को कितनी बार में काटता है, वो 4 बार में काटता है, इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। G एंड H कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। तो ठीक है, G और H कितने टाइम में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने समय में काम कर लेते हैं, 30 दिनों में काम कर ले रहे हैं। H अकेला इसे 50 दिन में कर लेता है, तो H अकेला कितने दिन में कर लेता है 50 दिनों में। ठीक है, तो इनके टोटल वर्क निकाल ले रहे हैं एलसीएम से, तो एलसीएम इनका हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 5 बार में जाता है, 50 3 बार में जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ गए, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। तो मतलब क्या हुआ, जी और एच एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, और एच अकेला कितना दिन में काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। ठीक है, जी के अकेले का हमें निकालना है कितने दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क जो है 150, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, किसकी, जी की एफिशिएंसी, क्योंकि जी का निकालना है। तो जी की एफिशिएंसी कैसे निकल आएगी, जी प्लस एच है 5, जी है एच है 3, तो जी की क्या आ जाएगी, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको इन tan फाई की वैल्यू दे रखी है 1/√5, cos x स्क्वायर फाई का वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमको दे रखी है 1√5, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल से मैं निकालता हूँ। तो अगर मैं एक को परपेंडिकुलर को मान लूँ 1 और एक इसको मान लूँ √5, तो ये हमारा √6 निकलेगा। कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ये क्या है
हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा 1 + 6 और वो भी रूट 1 + 5 और वो भी रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा h यानी कि कर्ण कितना आ गया, ये आ गया हमारा रूट का 6 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी कोसेक स्क्वायर फाई की। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि तो कोसेक क्या होता है, उसका उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा √6 है और लंब कितना था हमारा 1 था। तो ये था कोसेक था। हमें क्या निकालना है, कोसेक स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 का तो 1 ही रहेगा। फॉर्मूला याद होगा तो ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। 169 × 121 को डिवाइड करना है 11 × 13 से, फिर जो आएगा उसको माइनस कर देना है किससे, 3 से। तो ये 11 का स्क्वायर होता है हमें पता है, तो यहाँ 11 आ जाएगा। 169 13 का होता तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब 13 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा ऐसे करके। तो ये 143 आ जाएगा। 143 में से 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंप्लीफाई करना है 1/, तो हम पहले क्या करेंगे, इस वाले को सिंप्लीफाई कर लेंगे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को। तो इसको खोलते हैं तो क्या आता है, ये p² का डिवाइड दे रखा है p +6 से प्लस 6p/p + 6। ठीक है, तो दोनों p + 6 दे रखे हैं तो एलसीएम p + 6 हो जाएगा, और दोनों ही सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। p² + 6p। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मैं ऊपर वाले में दोनों में से p कॉमन ले लेता हूँ तो आता है p + 6, और नीचे क्या आ जाएगा p + 6 पहले से, तो ये p + 6 से p + 6 कट जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, p आ जाएगी, और 1/p होता है 1/p। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है इनमें से, ये बताना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव क्या होता है, ये बताना है। तो पहले ही समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दे रखा है 8 को मेरे को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या होता है 4 बार में ही कट जाता है, और ये क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, या और लेता हूँ मैं क्वेश्चन। तो 19 को अगर मैं करना चाहूँ 2 से डिवाइड, तो 9 बार में ये कट जाएगा 18, 10 आया, 0.5 से भी ये कट जाएगा, तो ये हो गया, कट जाएगा। ठीक है, तो ये जिनमें रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे शांत हो जाते हैं। वो ये क्या है, 0 रिमाइंडर आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, तो उनके क्या है, खत्म हो जा रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है, खत्म हो जा रहे हैं, डेसिमल खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, अब खत्म कौन से नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। तो अगर मेरे को डिवाइड करना है, मान लीजिए 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो इसको क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूँगा, 3 9, तो ये फिर 10 आएगा, फिर देखिए फिर 3 आएगा, तो ये क्या है, ऐसा चलता रहेगा, 3 3 3 ऐसा चलता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हम हर एक को डिवाइड कर करके देख सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट होगा, तो हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, टर्मिनेटिंग या शांत। इसको चेक करना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, ऊपर जो फ्रैक्शन होनी चाहिए हमारे भिन्न, उसका नीचे का पार्ट इस फॉर्म में होना चाहिए, 5 की पावर n 2 की पावर n, और ऊपर कोई भी टर्म हो, कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई कॉमन टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, वो भी मैं समझाता हूँ। जैसे अगर दे रखा है 3/5, तो
ये कट नहीं रहा है। जैसे अगर 6/5 है, 6/10 है, तो जो हमें चेक करना है उसके लिए पूरा इसको सिंपल करना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा पहले। तो सिंप्लीफाई पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद क्या चेक करना है, 5 की पावर n या 2 की पावर n ऐसा होना चाहिए। तो ये कौन से इसमें आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ, अगर आया 3/5, तो ये क्या है, 5 की पावर 1 है ये, तो ये सही, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर दे रखा है 7/25, तो ये क्या है, 5 की पावर 2 है, तो ये भी चल जाएगा। अगर दे रखा है 9/2, तो ये खाली 2 है, ये भी चल जाएगा। अगर दे रखा है 11/8, तो ये क्या 2 की पावर 3 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। और अगर दे रखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है 5 या 2 का, तो वो भी चल जाएगा। जैसे कि दे रखा है 13 दे रखा है और नीचे दे रखा है 10, तो इसमें क्या है, 10 क्या होता है हमारा, ये 2 की पावर 1 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 है, तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, 25 हो 5 की पावर 2, खाली 5 की पावर हो वो भी चल जाएगी, खाली 2 की पावर हो वो भी चल जाएगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी होगा, जैसे 11/13 है, तो ये ना ही 5 है ना ही 2 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर और भी कोई ले लो आप, 17 के नीचे अगर मैं लगा देता हूँ 2 आ गया, और इसके संग अगर 3 आ गया, ठीक है, तो नीचे ये क्या है, 3 आ गया, इसकी वजह से क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये एक बार समझ आ जाएगा तो काफी इजी हो जाता है। तो मतलब क्या है, खाली क्या होना चाहिए, या तो 5 की पावर होनी चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए, या 5 या 2 में से किसी भी दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी पावर होगी तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, डिनोमिनेटर 6 है, ये किसकी पावर है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है, तो 3 आ गया, तो ये वाला टर्मिनेटिंग नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये क्या है, 25 है, और ये देख, तो 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 है, तो जैसे मैंने बताया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ 3 है, 2 या 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये 11 है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये इतनी राम कहानी, ये सब आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि सिंप्लीफाई होने के बाद, पूरा कटने के बाद, नीचे जो है 5 की पावर या 2 की पावर के फॉर्म में अगर आंसर आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, वो कट जाएगा पूरा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको हमको क्या अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, ऐसे इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये 3 है, ये इसको अंदर भेजूंगा अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और उसी तरह ये हो जाएगा 16। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम उल्टा करते हैं, जैसे 9 को बाहर निकालते हैं तो 3 आता है, उसी तरह 3 को अंदर भेजेंगे रूट में, तो वो 9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 का 4 और 4 का 16। अभी हम इनको और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ये रूट 45 आ रहा है, ये रूट 32 आ रहा है, और ये आ रहा है रूट 96 आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखने में काफी इजी हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, सबसे बड़ा ये है। उसके बाद नंबर आता है इसका रूट 45 का, ये 45 है, और तीसरा नंबर इसका आता है। ठीक है, तो ये पहले नंबर वाला क्या है, 4√6, तो 4√6 किस इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। और जैसे मैं साइन देखिए, जिस तरफ मुंह खुला होता है, जिस तरफ ये एरो का मुंह खुला होगा वही बड़ा होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एरो का पहले नंबर में 4√6 तो आ रहा है, लेकिन एरो का मुंह क्या है, दूसरी तरफ खुला हुआ है, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। सबसे बड़ा ये हो जाएगा 4√6। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है हमारे, दूसरा नंबर रूट 45 यानी कि 3√5 का,
और उसके बाद 2√8 का। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। तो ठीक है, रेशनल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, तो यही हमारा गलत दे रखा है, ये हमें इनकरेक्ट ही निकालना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं 22/7, उसकी डेफिनेशन ही होती है जिसको P/Q में की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, जहां पे Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। बाकी देखते हैं, रियल नंबर्स आर नॉट विच आर नॉट रेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, तो ये सही होता है। जो रियल नंबर में दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, या तो रेशनल या इरेशनल, तो अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा ही वो। रियल नंबर है यूनिक, तो ये यूनिक होते हैं, बिल्कुल अपने में अलग होते हैं, कोई भी दो रियल नंबर सेम नहीं होते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। रियल नंबर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड, तो ये सही बात है, उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये ध्यान से पढ़ना होता है, यहाँ पे करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है, जल्दी जल्दी में कोई दूसरा नहीं लगाना है। चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या में भिन्न शामिल नहीं होते, ये दिया है, यहाँ पे हमने कथन गलत पूछा है, तो ये कथन गलत है हमारा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न शामिल होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होनी चाहिए, तो ये सही बात है। वास्तविक संख्याएं दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, परिमेय या अपरिमेय, तो जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। ठीक है, एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, मतलब उसके जैसी कोई दूसरी नहीं होगी संख्या, तो ये सही बात होती है। वास्तविक संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा या विभाजित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो तीनों हमारे नीचे वाले ऑप्शन सही हैं, पहला गलत है। गलत मतलब स्टेटमेंट गलत है, तो कथन हमें गलत ही चुनना था, इसीलिए पहला जो आंसर होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी मैथ्स के सेशन आने वाले हैं। NTPC CBT 2 के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम लेवल क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में आने वाला है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चनों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो फालतू में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही और भी आने वाले हैं सेशन, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक वीडियो को देखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।